गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जामंस एप्लीकेशन पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और हरियाणा जीके के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे थे मेरे बच्चों। हमने पिछली क्लास में फतेहाबाद के बारे में बातें की थी और फतेहाबाद की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हमारी बस्ती है वो आज की क्लास में हम कवर करते हुए नए डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करेंगे। और नया डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर 20वां डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम है मेवात बच्चों, जिसको 2016 के बाद आप नू के नाम से जानते हैं, तो उसी की हम चर्चा करेंगे। एक बार जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट के जरिए मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फटाफट एक बार राजविंदर, शिल्पा, दीपक, सुखचैन, शिल्पा, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, पंजाब से हो चाहे आप तमिलनाडु से हो, हरियाणा में वैकेंसी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, यदि हमारे हरियाणा वासियों से तुम तेज निकलोगे तो नौकरी ले जाओगे। और यदि ये हरियाणा वाले तैयारी कर रहे होंगे ना जबरदस्त तरीके से, फिर इनकी हरियाणा जीके बहुत अच्छी मिलेगी। और हरियाणा जीके 25 नंबर की पूछी जाएगी तो दूसरा स्टेट का जो बच्चा है वो हरियाणा जीके में पिछड़ जाएगा, है ना। तो आप लोगों की यदि कमांड है हरियाणा जीके के ऊपर, दूसरे स्टेट वाले जितने भी बच्चे हैं, तो आप भी आसानी से लग सकते हो नौकरी हरियाणा के अंदर। चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर। फतेहाबाद जिले के कुछ प्रमुख शहर में आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहा था। टोहाना के बारे में मैंने आपको बताया था। टोहाना के अलावा कुछ और शहर हैं जिसमें बुन्ना का नाम आता है मेरे बच्चों, रतिया का नाम आता है, जाखल का नाम आता है। तो इन शहरों को किसने बसाने का काम किया वो भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुन्ना की। बुन्ना मेरे बच्चों बताया था मैंने उप तहसील है, बुन्ना ब्लॉक भी है। बुन्ना का जो पुराना नाम बताया गया वो बाहुना बताया गया। बाहुना, इसका जो नामकरण हुआ है वो बाहुना खान नाम के एक राजा के कारण हुआ है। और इस बाहुना खान नामक राजा के ये अधिकार क्षेत्र में आता था, तो इसका नाम इस राजा के नाम पर बाहुना रखा गया था। ठीक है, कुछ लोगों ने यह भी बोला है कि इसका जो नाम बुन्ना पड़ा, वो भूकंप आने के बाद यहां पर एक बहुत बड़ा ऊंचा थे बन गया था। उसी थे के कारण, वो भूकंप आने के कारण जब यहाँ थे बना तो उसी भूकंप के कारण मेरे बच्चों इसका नाम क्या पड़ा? बुन्ना पड़ा। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है, तो कुछ विद्वानों के अनुसार इस क्षेत्र में भूकंप आने के कारण नाम बुन्ना पड़ा, क्योंकि भूकंप के आगे भी भू आता है और बुन्ना के आगे भी भू आता है। और भूकंप आने के कारण नीचे से प्रेशर लगने के कारण यहाँ वाला स्थल भाग बैंड होके थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठा हुआ स्थल भाग थे कहलाता है। तो यहाँ पर एक ऊंचे थे का निर्माण हुआ, उसके ऊपर लोगों ने बसना स्टार्ट किया। और भूकंप के कारण बने उस थे के ऊपर जब लोगों ने बसना स्टार्ट किया तो लोगों ने बोला कि ये थे भूकंप के कारण बना है, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? बुन्ना रख दिया गया। कुछ विद्वानों का ऐसे भी मानना है। मेरे बच्चों, बुन्ना के अंदर खास बात क्या है?
बुन्ना के अंदर अमरूद प्रजनन केंद्र है। अमरूद आप लोग खाते भी होंगे। तो अमरूद की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, अमरूद की नई नई किस्में तैयार करने के लिए हरियाणा सरकार ने यहां पर क्या स्थापित कर रखा है? अमरूद प्रजनन केंद्र। ठीक है बच्चों। बुन्ना के बाद हम बात करेंगे रतिया की। ठीक है। रतिया जो क्षेत्र है, इसको बसाने का काम किसने किया था? अब आप लोग पढ़ तो रहे होंगे ना, उम्मीद कर रहा हूं कि जितना कंटेंट मैं आपको पढ़ाता हूं वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हो। तैयार करने का मतलब सिर्फ नोट्स बनाने से नहीं है। तैयार करने का मतलब है कि नोट्स बना के उसको 2-3 बार आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है। और मेरे बच्चों, अकेले नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, नोट्स तो कैसे भी बना लो तुम, लेकिन पढ़ना बड़ा जरूरी है। 2-3 बार इनकी रिवीजन करनी बड़ी जरूरी है। जिक्के कभी भी एक बार पढ़ने से नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं एक बार पढ़ लेता हूँ जिक्के मेरी स्ट्रोंग हो जाएगी। बिल्कुल भी स्ट्रोंग नहीं होगी भाई। ठीक है, मैं सारा दिन बोर्ड के ऊपर लिखता रहता हूँ, तब भी मैं अपने आप को जिक्के में स्ट्रोंग नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जिक्के जो है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, और जिस चीज की कोई लिमिट ना हो तो उसको सिर्फ एक बार पढ़ने से काबू में नहीं किया जा सकता, उसको बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बार बार आंखों के आगे से ये शब्द हमें गुजारने पड़ेंगे। मतलब 4 से 5 बार रिवीजन हमें करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, जिक्के बहुत आसान है, लेकिन यदि आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लो तब ये आसान है। यदि एक बार पढ़ोगे तो फिर धीरे धीरे चीजों को भूलते चले जाओगे। रतिया जो है, इसको बसाने का काम किसने किया था? बख्तावर। इसको बख्तावर सिंह के द्वारा बसाया गया था बच्चों। और आपको यह भी पता होगा कि ये प्रदेश की 17 आरक्षित सीटों में सबसे बड़ी आरक्षित सीट है। ये प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी सीट है? आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। 17 रिजर्व सीट है। तो फतेहाबाद की रिजर्व सीट हमने बात की थी, रतिया है। ये फतेहाबाद की सबसे बड़ी आरक्षित सीट है। रतिया के बाद हम बात करेंगे मेरे बच्चों, अब इस बख्तावर सिंह की याद में अगस्त के महीने में क्या लगता है? मेला भी लगता है। रतिया के बाद आपको ध्यान रखना है जाखल। जाखल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाखल मंडी को बसाने वाले कौन थे, तो ध्यान रखना है जाखू सिंह द्वारा इस क्षेत्र में एक बस्ती बसाई गई थी। इस क्षेत्र के अंदर जिस बस्ती की स्थापना की गई थी, की गई थी, उसे ही जाखल मंडी के नाम से जाना जाता है। उसे ही जाखल मंडी के नाम से नाम से क्या है? जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख शहर आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों महत्वपूर्ण बातों की। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बनती हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जाएंगी।
सभी को राम राम, सभी को नमस्कार है भाई, जितने भी बच्चे लेट से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, हवा में प्रणाम है, जमीन के रास्ते प्रणाम है, ठीक है, जल के माध्यम से प्रणाम है, सभी को प्रणाम है। चलेगा, महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है फतेहाबाद के अंदर। कि 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर दूसरा सबसे ज्यादा लिंगानुपात, और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात में फतेहाबाद ऊपर आ चुका है बच्चों। तो 2011 की जनगणना के आधार पर दूसरा सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला ये क्या है, जिला रहा था। और यदि इसके सेक्स रेशो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष के ऊपर महिलाओं की संख्या, और यहां पर महिलाओं की संख्या दर्ज की गई थी 902। ठीक है, सबसे ऊपर रहा था मेवात, और मेवात के बाद नाम आया था फतेहाबाद का। ध्यान रखना है, प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदेश में सबसे ज्यादा केले और सेब का उत्पादन फतेहाबाद जिला करता है बच्चों। ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, मेरे क्या आपके अकॉर्डिंग भी फतेहाबाद में ना कभी केले की खेती हो सकती है ना सेब की खेती, क्योंकि केला होता है समुद्र तटीय इलाकों में, सेब होता है ठंडे इलाकों में। ना तो फतेहाबाद के आसपास कोई बच्चों समुद्र है, और ना फतेहाबाद शिमला जैसा है कि वहां टेम्परेचर बहुत कम रहता हो। ठीक है, तो एचएसएससी की हम बात करें ना, तो एचएसएससी ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है, और दोनों बार इसका आंसर क्या माना है, फतेहाबाद। अब पता नहीं एचएसएससी के दिमाग में क्या घुसा कि केला और सेब के उत्पादन के अंदर बच्चों फतेहाबाद को सबसे ऊपर दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो प्रदेश की सबसे पुरानी बस्ती जो है वो फतेहाबाद के अंदर है। प्रदेश की सबसे पुरानी बस्ती, बस्ती का मतलब क्या होता है, जहां पे लोग बसते हों। और इस सबसे पुरानी बस्ती का जो प्रमाण है वो कहां से प्राप्त हुआ है मेरे बच्चों, फतेहाबाद से फतेहाबाद का एक गांव है कुनाल। और बच्चों इससे पहले जो पुरानी बस्ती मानी जाती थी वो बिल्डाना मानी जाती थी। कौन सी मानी जाती थी, बिल्डाना। आपके पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तब उसका आंसर बिल्डाना माना गया होगा, है ना। लेकिन उसके बाद जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये पाया कि बिल्डाना से पहले भी यहाँ पर लोग बसा करते थे, और वो जगह थी कुनाल गांव। तो आज प्रदेश की सबसे पुरानी बस्ती कुनाल गांव आप बोलेंगे। प्रदेश की सबसे पुरानी जो हवेली है मेरे बच्चों वो भी फतेहाबाद के अंदर है। प्रदेश की सबसे पुरानी हवेली, और इस हवेली का नाम है फिरोज शाह तुगलक की हवेली। ठीक है, और ये बिल्डाना गांव के अंदर बताई जाती है मेरे बच्चों। बिल्डाना गांव। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा का
3 मंजिला बस स्टैंड कहाँ है, वो भी फतेहाबाद के अंदर बन के तैयार हो चुका है। 4 मंजिला नहीं है मेरे बच्चों, ये 3 मंजिला है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर कभी मंजिल नहीं होती। तो प्रदेश हरियाणा में 3 मंजिला बस स्टैंड, तो कई जगह आपको 4 मंजिला लिखा मिलेगा, उसको 3 मंजिला कर लेना। तो हरियाणा में 3 मंजिला जो बस स्टैंड है, ये भी कहां पर, फतेहाबाद के अंदर। कहां पर मेरे बच्चों, फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है कि प्रदेश में सबसे कम प्रदेश में सबसे कम गैर आबाद का मतलब क्या होता है, बर्बाद। और सबसे कम बर्बाद या गैर आबाद गांव की जो संख्या है बच्चों, वो जिला फतेहाबाद है। अब बर्बाद कब हुए थे गांव, बंटवारे के समय। और बंटवारा किस आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पे। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना था, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था। तो बच्चों बर्बाद वो गांव हुए होंगे उस समय जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती होगी, और मुसलमानों ने अपने घरों को छोड़ के फिर पाकिस्तान की तरफ मेरे बच्चों अपना रुख किया होगा। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मुस्लिम लोग हैं हरियाणा के अंदर, वो कहाँ है, मेवात के अंदर। तो मेवात के अंदर जो गांव है वो ज्यादा बर्बाद हुए होंगे, बंटवारे के समय खाली हुए होंगे। खाली हुए गांव को ही बर्बाद गांव या गैर आबाद गांव हम बोल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो गैर आबाद गांव की संख्या रही थी वो मेवात में रही थी। इससे अगला डिस्ट्रिक्ट जो हम पढ़ेंगे मेवात, वहां पर भी हम चर्चा करेंगे। लगभग 27 गांव बच्चों बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, मतलब एक व्यक्ति भी उन गांव में नहीं बचा था, वो खाली हो गए थे। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों ने पलायन कर दिया था। लेकिन हम सबसे कम गैर आबाद गांव की संख्या की बात करें ना, तो बच्चों वो आपका जिला फतेहाबाद है। और फतेहाबाद के अंदर जितने भी गांव हैं सारे के सारे आबाद हैं, एक भी बच्चों बर्बाद नहीं है। मतलब यहां पर कोई भी बर्बाद गांव नहीं है, गैर आबाद गांव नहीं है। और यह डिस्ट्रिक्ट है आपका फतेहाबाद। ठीक है मेरे बच्चों, हरियाणा में सबसे कम 1%, हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र और 1% दोनों अलग अलग बातें हैं। सबसे कम वन क्षेत्र नई रिपोर्ट के आधार पे मैं चर्चा करूं तो पलवल जिला सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। लेकिन 1% कम कहां होगा, जहां एरिया ज्यादा है और उस एरिया के मुताबिक वहां पर पेड़ पौधे नहीं है, तो वहां की 1% हमेशा क्या निकलेगी, कम निकलेगी। मतलब वनों का क्षेत्र कम है तो एरिया बहुत ज्यादा है, और एरिया के मुताबिक यदि वो वन क्षेत्र वहां नहीं है तो 1% कम हो जाएगी। तो हरियाणा में सबसे कम 1% वन क्षेत्र सबसे कम है पलवल के अंदर। तो 21वां जिला होगा, आगे हम पढ़ेंगे। और ये आपका कहां होगा, ये आपका होगा मेरे भाई फतेहाबाद। हम बात करें तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा अणु विद्युत संयंत्र, उत्तर भारत का सबसे बड़ा अणु विद्युत संयंत्र, अणु विद्युत का मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल सकते हैं। बच्चों इसका नाम है गोरखपुर अणु विद्युत संयंत्र, और गोरखपुर मेरा गांव है। ठीक है, तो तुम ये क्वेश्चन तो मत भूलना, गोरखपुर अणु विद्युत संयंत्र। और बिल्कुल मेरे घर के ऊपर से दिखता है ये अणु विद्युत संयंत्र। तो यहाँ पे बैठ के हम पूरे हरियाणा के लिए बिजली बनाया करेंगे आगे। ठीक है, गोरखपुर अणु विद्युत संयंत्र। बच्चों हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी सर,
तो हमारे गांव के अंदर आए थे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? मनमोहन सिंह ने किया था। उद्घाटन मेरे बच्चों मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम इसकी क्षमता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें कि कितनी बिजली हम गोरखपुर में बैठ के बनाया करेंगे, तो बच्चों 2800 मेगावाट बिजली हम बनाया करेंगे। हम एक साथ नहीं बनाएंगे बिजली को, हम 4 पार्ट में बनाएंगे, मतलब 4 इकाइयां। और 4 इकाइयों का मतलब 700 मेगावाट की कितनी इकाइयां होंगी? 4 इकाइयां होंगी बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जिस यूरेनियम से हम बिजली बनाया करेंगे वो यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से आया करेगा। कहां से आया करेगा? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, सर टाइम टेबल क्या है क्लास का नहीं दिखाई दे रहा। मेरे छोटे भाई, एक बार इस एप्लीकेशन को पूरा का पूरा दिन अच्छे से समझ लो। ऊपर जितने भी स्लाइडर चलते हैं जिसमें मेरे भी फोटो दिखते होंगे, उसका पहला ही फोटो टाइम टेबल का है। डेली वही टाइम टेबल रहेगा। यदि उसके अंदर कोई चेंजमेंट आती है तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए बात पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल जो क्लास चल रही है उसका तुम मजा उठाओ, अगली क्लास की चिंता मत करो, वो भी बिल्कुल टाइम पे होगी। तुम लोग ऐसे ही कंफ्यूज क्यों रहते हो, है ना, बहुत ज्यादा तुम यार टाइम टेबल को लेके। बिल्कुल आज से बिल्कुल प्रॉपर अच्छे ढंग से आपको नोटिफिकेशन भी मिला होगा, क्लास भी टाइम पे हुई होगी, सारी क्लासेस बिल्कुल टाइम पे होंगी। तुम पढ़ना तो स्टार्ट करो। जो चल रहा है उसको तुम खराब कर देते हो, भविष्य की तुम कामना करते हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो चल रहा है ना उसका आनंद उठाया करो, भविष्य को एक बार छोड़ दो। अगली क्लास कब होगी वो भी हो जाएगी जो टाइम टेबल दे रखा है। फिलहाल जो चल रहा है ये दिमाग से ना निकल जाए। फटाफट नोट करो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कर लीजिएगा मेरे बहादुर बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और डन लिखिएगा नोट करने के बाद। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं मिला आज? फिर तो कुछ ना कुछ दिक्कत है भाई, फिर तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने भेजा तो था यार नोटिफिकेशन। चलो आज चर्चा करता हूं दोबारा से उनसे। ठीक है, आज चर्चा करता हूं। और अगली क्लास का टाइम आप देख लेना, ऊपर जो स्लाइडर है ना वहां पे फोटो में मैंने डाल रखा है। ठीक है बच्चों, फिर आपकी गलती नहीं है भाई, फिर मेरी गलती है। मैंने सोचा यार नोटिफिकेशन भेजा वो पहुंच गया होगा। ठीक है, तो फतेहाबाद की बातें तुम ध्यान रखोगे? चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे हुमायूं का एक अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है। हुमायूं हुमायूं का एक अभिलेख फतेहाबाद से बच्चों प्राप्त हुआ। फतेहाबाद का एक गांव है उसका नाम बदल दिया गया, वो भी ध्यान रख लेना।
फतेहाबाद का एक गांव था, उसका नाम तो है गंदा या गांधा, लेकिन उसे गंदा ही बोलते थे सारे के सारे। और गांधा गांव की एक छोटी सी लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी कि हमारे गांव को सारे गंदा गंदा बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों नरेंद्र मोदी ने फिर एक्शन लिया और उन्होंने बोला कि इस गांव का नाम बदला जाए, और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बेटे के नाम पर इसका नाम कर दिया अजीत नगर। क्या कर दिया? अजीत नगर, ठीक है। हाँ, क्योंकि बस में भी जब वो चढ़ती थी तो वो बस वाले जो कंडक्टर होते हैं ना, वो भी रुक के मारते थे कि गंदा वाले गंदा वाले गंदा वाले, है ना, इस तरीके से, तो अच्छा सा ना लगे। इसलिए उस लड़की ने फिर चिट्ठी लिखी। वो बेचारी शर्मा जाती थी जब गंदा गंदा बोला जाता था, तो उसने इसका नाम बदलवाने का काम किया। और उसके बाद फिर बहुत सारे गांवों के नाम हरियाणा में बदले गए, लगभग 20 से 22 गांवों के नाम बदले गए हरियाणा में, है ना। तो फतेहाबाद के गंदा गांव का जो नाम है, वो क्या कर दिया गया है? अजीत नगर। अब फतेहाबाद के इतिहास की हम बात करते हैं। बच्चों यदि हम प्राचीन पुराणों की बात करें, प्राचीन पुराणों के अनुसार प्राचीन पुराणों के अनुसार इस क्षेत्र में पहले नंद वंश का अधिकार था बच्चों। मतलब ये नंद साम्राज्य का क्या रहा है? हिस्सा रहा। तो प्राचीन समय में फतेहाबाद का क्षेत्र कौन से साम्राज्य का हिस्सा रहा है? नंद साम्राज्य का हिस्सा रहा है। नंद साम्राज्य का क्या रहा है बच्चों? हिस्सा रहा है, ठीक है। लेकिन फतेहाबाद से प्राप्त जितने भी अशोक स्तंभ हैं, वो प्राप्त होने के बाद इतिहासकारों ने बोला कि ये मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा रहा है। तो फतेहाबाद से प्राप्त अशोक स्तंभों से या मौर्य अवशेषों से, क्योंकि मौर्य अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? हिसार और फतेहाबाद से। पेपर में पूछा गया था ये, तो ध्यान रखना है कि मौर्य अवशेष कहां से प्राप्त हुए? हिसार और फतेहाबाद से। तो फतेहाबाद से प्राप्त अशोक स्तंभ या मौर्य अवशेषों से पता चलता है कि पहले यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। बच्चों फिरोज शाह तुगलक से पहले, फिरोज शाह तुगलक जब 1351 में यहाँ शिकार खेलने आता है, तो उस दौरान यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे, जो जंगल थे, उन जंगलों के अंदर भील नाम की जाति जो है वो निवास किया करती थी। तो फिरोज शाह तुगलक
द्वारा आबाद किए जाने से पहले फिरोज शाह तुगलक द्वारा आबाद किए जाने से पहले इस क्षेत्र में भील जाति निवास करती थी। और इसे उदय नगरी के नाम से जाना जाता था बच्चों। और इसे उदय नगरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बात करते हैं जॉर्ज थॉमस की। तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा फिर 1798 में इसके ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। 1798 ईस्वी में इसके द्वारा अधिकार कर लिया गया। आयरलैंड से आने वाला एक समुद्री लुटेरा जिसने बच्चों यहां पर जमीनों के ऊपर अधिकार जमाते हुए शासन करने का काम किया और झांसी को 1797 में बच्चों राजधानी के रूप में स्थापित करने का काम किया और अपना निवास स्थान हिसार के अंदर एक कोठी बनाकर जिसे जॉर्ज कोठी, आज जहाज कोठी के नाम से जाना जाता है, उसको किया। तो 1798 में जॉर्ज थॉमस द्वारा इस क्षेत्र पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार। लेकिन लंबे टाइम तक जॉर्ज थॉमस यहां नहीं टिक सका क्योंकि मराठों ने, सिखों ने और फ्रांसीसियों ने, तीनों शक्तियों ने मिलकर जॉर्ज थॉमस को यहां से भगाने का क्या किया, काम किया। तो जॉर्ज थॉमस द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार व मराठा, फ्रांसीसी, मराठा, फ्रांसीसी या फ्रेंच बोल दो, ठीक है, और सिख, सिखों द्वारा जॉर्ज थॉमस को इस क्षेत्र से खदेड़ा गया। इस क्षेत्र से क्या कर दिया मेरे भाई, खदेड़ दिया। क्या कर दिया, खदेड़ दिया। ठीक है, अब खदेड़ दिया तो इसके ऊपर कोई ना कोई तो अधिकार जमाएगा ना, तो ध्यान रखना है। अब देखिएगा, एकदम नया क्वेश्चन दे रहा हूं। अब तुम्हें ये लगेगा कि सर पता नहीं कहां से पढ़ा रहे हैं। मैं कहीं से नहीं पढ़ा रहा। फतेहाबाद का जो हिस्ट्री है वो सरकार ने मेरे बच्चों बता रखी है। हरियाणा सरकार ने जो जो चीज बता रखी होगी ना वो सारी की सारी पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा एक भी चीज नहीं पढ़ाऊंगा। तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए। देखिएगा, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे मेरे साथ जुड़े होंगे, ठीक है, उनको लगता होगा कि मैंने उस पब्लिकेशन की किताब पढ़ ली, उस पब्लिकेशन की पढ़ ली, ये बातें उन किताबों में है ही नहीं, तो इसका मतलब वो पेपर में आएंगी नहीं। तो मेरे बच्चों, जितने भी बच्चे तुम जुड़े हुए हो ना, मैं तुम्हें साफ बता देता हूं कि जिन्होंने हरियाणा जीके की किताब लिखी है ना, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा ना तो उन्होंने कभी पढ़ाया है, ना हरियाणा को उन्होंने कभी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, वो एक जगह से कंटेंट उठाते हैं, दूसरी जगह चिपका देते हैं। समझ में आई ना बात? वरना इतनी अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में चली हुई हैं, तो फिर मेरे बच्चों उतने अच्छे अच्छे टीचर हरियाणा जीके के क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो कॉपी पेस्ट वाले हैं, वो उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो किताबें जो है ना, किताबों की जो नॉलेज है वो आपको नॉलेज लेने के लिए काम करना है, ना कि ये सोचने के लिए कि सारा का सारा इसी किताब से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी जब बातें थोड़ी सी अलग होती है ना, किताबों से थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूं, तो बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या सर
कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में हमें गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहे हैं ना। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं लगातार, उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन उठते भी होंगे, लाजमी भी हैं उठने। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा जीके का सिर्फ वही कंटेंट मैं पढ़ाता हूं, इसीलिए मेरा पढ़ाया पेपर में आता है सारा का सारा। बाकी और कोई ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मेरा ही पेपर में क्यों आता है, इतने क्वेश्चन कवर कैसे हम कर लेते हैं। मैं जहां से हरियाणा सरकार क्वेश्चन पूछती है ना, वो पूरा का पूरा डेटा आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उसी के ऊपर नीचे वाली लाइन के अंदर ये नई नई बातें लिखी होती हैं, तो बच्चों ये बच जाती हैं, तो ये अगले पेपर के लिए एग्जामिनर के द्वारा तैयार कर ली जाती है। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट मैं आपको नहीं दूंगा फालतू का, जिससे आपका दिमाग भी खराब हो और वो पेपर में भी ना आता हो। बिल्कुल मैं अपने आप को और बेस्ट दिखाने के चक्कर में तुम्हें गलत रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं लेके जा रहा हूं। ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। जो 2-3% बच्चे सोचते हो ऐसा कि इतना नहीं आता है, वो नहीं आता है ना, ये तुम्हारा काम नहीं है सोचना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तुम्हारा काम है एक स्टूडेंट ईमानदारी से जो मेहनत करता है उस तरीके से मेहनत करना। उसको नहीं पता क्वेश्चन कहां से आएगा, बस आप लोगों का काम पढ़ना है। कमीशन की जो काम है वो तुम्हारा सोचना नहीं है कि पेपर कब होगा, कैसा पेपर आएगा, कौन सी किताब से पेपर आएगा। इन बातों में तुम यदि घूमते रहोगे ना, सिलेक्शन मेरे बच्चों तुम हाथों से 2023 में भी जाता रहेगा, ठीक है। तो कम से कम एक ईमानदार स्टूडेंट का मतलब होता है जितना उसको बताया जाए वो उसी को फॉलो करे, ठीक है। हाँ, और ऐसे इस तरीके से तुम चलोगे तो पक्का 2023 में नौकरी लग लोगे। वरना मेहनत कितनी भी करते रहना, यदि दिमाग फालतू बातों में जाएगा ना, 75% हमारा दिमाग बच्चों मार्केट की बातों में रहता है, 25% हमारा अपने खुद के काम पे रहता है। तो इस रेशो को तुम उल्टा करो, 75% खुद के ऊपर विश्वास किया करो, 25% मार्केट की बातों के ऊपर विश्वास किया करो, है ना। तो आज का जो स्टूडेंट है उसको सोशल प्लेटफॉर्म ने इतना गुमराह कर दिया है कि वो बेचारा कहीं पर भी विश्वास नहीं जता पा रहा, ठीक है। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का विश्वास बने, आप लोग मेहनत कर रहे हो, आउटपुट भी उसकी आएगी। बस थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस के साथ मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। साउंड कम है भाई, और कितना तेज बोलूं? मोबाइल की साउंड बढ़ा ले ना, मोबाइल की साउंड बढ़ा ले, वॉइस बढ़ा ले। जोरस थॉमस के बाद, क्योंकि मेरे को डर ये लगता है कि यार कहीं तुम ऐसा ना सोचो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना इतना थोड़ी पेपर में आएगा। अब देखिएगा भाई, पता तो मेरे को भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मेरे पास एक लड़की का फोन आया, उसने बोला कि सर इतना कंटेंट आप पढ़ाते हो, क्या पेपर में इतना आएगा? मैं बोला गुड़िया की आएगा तभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन पूछे गए पेपर के अंदर सीईटी में, किसको पता था आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा? यदि मैं पहले वाले बैचेस को, ऐसा नहीं है कि मेरे पास आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है, आर्थिक सर्वेक्षण के 900 पेज मेरे पास हैं आज भी, ठीक है। और बिल्कुल हार्ड कॉपी में वो मेरे पास हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि मेरे बच्चों, मेरे को खुद ये डर लगने लग जाता है कि बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं सोचते हो कि इससे ऊपर पढ़ा रहे हैं, ये तो कभी आएगा नहीं, ये तो किताबों में नहीं लिखा गया। किताबों में नहीं लिखा गया तो कैसे आएगा? पेपर बनाने वाला कोई एक किताब नहीं उठाता है, पता नहीं वो कितनी किताबें उठाता है, खुद का आंकड़े वो उठाता है, ठीक है। उसको ये भी पता है कि किताबें तो मार्केट में हर बच्चा पढ़ रहा है, सिलेक्शन और नौकरी सरकार हर बच्चे को नहीं दे सकती, तो वो फिर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी तो डालता होगा, और वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपने आंकड़ों से वो डालेगा, जो हरियाणा सरकार के तथ्य होंगे, उनकी जो रिपोर्ट होंगी, उनकी जो योजनाएं होंगी, जो पेपर किताबों के अंदर नहीं है, ठीक है ना। अब मान के चलेगा 900 पेज के आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है, तो 900 पेज किताब में कैसे डाल देगा आर्थिक सर्वेक्षण के? नहीं डाल सकता है ना। लेकिन वहां से वो क्वेश्चन पूछे उसने, तो पेपर में अब की बार बच्चे फंसे। 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर थे आर्थिक सर्वेक्षण के। तो हमें नहीं पता होता, हमें कुछ नहीं पता है, सिर्फ हमें ये पता है कि हम ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं, किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब उस लड़की ने बोला कि सर कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं? गलत रास्ते पे नहीं लेके जा रहा हूं, ये तो मैं पहली बार पढ़ रहे होगे कुछ बच्चे जो मेरे से 2017-18 से जुड़ा है ना, मैक्सिमम बच्चे तो चिपक चुके हैं नौकरियों के ऊपर, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से हम कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर सेट होगा, उसी लैंग्वेज से पढ़ा रहा हूँ। मतलब जिस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसी लैंग्वेज से मैं एक एक शब्द लिख रहा हूँ। मैं इसको छोटी फॉर्म में भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन फिर छोटी फॉर्म में लिखूंगा तो तुम ग्रुप सी और डी की तैयारी करने वाले बच्चे हो, तुम्हारे जो बेसिक्स हैं, जो कमांड है क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर, वो थोड़ी सी वीक है, कमजोर है। तो इसलिए मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही लिख देता हूं कि मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत हो रही है, चलो तुम्हें आउटपुट मिल जाएगी, सेम टू सेम तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए पेपर में, उस जैसी मौज है नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से मत सोचना, जितना करवाता हूं उसको ईमानदारी से पढ़ते रहना। डेली का काम डेली करना मेरे बच्चों, आज का काम कल पे मत छोड़ना।
अब 1 घंटे की क्लास है, उसको रिवीजन करने में मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो 10 से 12 मिनट तो हम अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकाल ही सकते हैं 24 घंटे में से, है ना। हरियाणा जीके कभी तुम 5 घंटे नहीं पढ़नी है, हरियाणा जीके मात्र आधा घंटा पढ़नी है तुम्हें, ठीक है। लेकिन डेली आधा घंटा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। डेली आधा घंटा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा हरियाणा जीके 3 से 4 महीने में तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी। और यदि तुम 4-5 दिन का गैप लेके हरियाणा जीके पढ़ोगे तो वो हरियाणा जीके तुम्हें स्कोर नहीं करवाएगी, ठीक है। मतलब कम पढ़ो, मैं बार बार बोलता हूं, कम पढ़ो लगातार पढ़ो, ठीक है। कम पढ़ोगे लगातार पढ़ोगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। चलेगा। जोरस थॉमस के बाद हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार जमाया एक फ्रांसीसी ने। जोरस थॉमस को यहां से निकालने के बाद और ये नाम है, एकदम नया नाम बता रहा हूं तुम्हें, आज तक तुमने नहीं सुना होगा, ले बोरकवियन। और ये हरियाणा सरकार ने लिख रखा है फतेहाबाद के बारे में कि मेरे भाई जोरस थॉमस के बाद फतेहाबाद क्षेत्र के ऊपर अधिकार किसने जमाया था? ले बोरकवियन ने जमाया था। ले बोरकवियन ने ही फिर क्या किया था? टोहाना और हिसार शहर का पुनर्निर्माण किया था। टोहाना फतेहाबाद में आता है और हिसार में ही आता है। टोहाना व हिसार शहर का पुनर्निर्माण। अब ये देख लेना भाई, पुनर्निर्माण किसने करवाया था? ले बोरकवियन ने। ले बोरकवियन के बाद हम बात करें, इलियास बेग ने फतेहाबाद के ऊपर अधिकार जमाया। तो ले बोरकवियन के बाद किसने अधिकार जमाया है मेरे बच्चों? इलियास बेग। और इलियास बेग से अंग्रेजों ने यह क्षेत्र ले लिया था सुरजी अंजन गांव की संधि के बाद। सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी 1803 में, ठीक है। 1803 में क्षेत्र पर अधिकार किसका हो गया था? अंग्रेजों का। इसी के साथ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट होता है मेरे बच्चों कंप्लीट। फतेहाबाद के बाद मेवात हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फतेहाबाद के बाद हम पढ़ेंगे अब मेवात। फटाफट नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। कुछ नई बातें फतेहाबाद के अंदर मैंने तुम्हें सिखाई है, उन बातों को स्वीकार करते हुए तुम आगे बढ़ना और नई नई बातें ही तुम्हें बाकी बच्चों से अलग करे, ठीक है। जिस लाइब्रेरी में तुम बैठे हो, जिस कोचिंग में तुम जाते हो, जिस माहौल में तुम रहते हो, एक बार वहां क्वेश्चन तुम ऐसे पूछोगे और यदि सामने वाले को वो क्वेश्चन नहीं आते होंगे और तुम्हें वो क्वेश्चन आते होंगे तो तुम्हारा जो खुशी का लेवल है वो एक अलग ही होता है, ठीक है। और यही तैयारी होती है कि जब भी अपने अंदर का डर खत्म हो जाए कि सामने वाला हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें इसकी परवाह ही ना हो, ठीक है, हमें अंदर से डर ही ना हो, तो इसी को तैयारी बोलते हैं। तो हरियाणा जीके को लेके मेरा डर खत्म हो रखा है। आप लोग जितने क्वेश्चन पूछते हो मैं आसानी से बच्चों आंसर दे पाता हूं। तो हरियाणा जीके मेरी अच्छी है, हरियाणा जीके की तैयारी मेरी अच्छी है। अब तुम मेरे से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो ना कि सर इसमें कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो मेरे भाई मेरे सर्दी लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ थोड़ी रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को वहां डर लगेगा, इसका मतलब वो सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यही तैयारी का एक तरीका होता है, अंदर का डर खत्म करना है बस। पढ़ाई के अंदर अंदर का डर खत्म हो जाएगा ना तो तैयारी आ जाएगी।
बिल्कुल, आज हरियाणा जीके की क्लास जो है वो 2 होंगी, एक इवनिंग में होंगी। कई बार वीक में छुट्टी हो जाती है ना, तो उसकी भरपाई 2 क्लास करके हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज हरियाणा जीके की भी 2 क्लास है, मैथ की भी 2 क्लास है भाई। चलेगा, बात करते हैं मेवात की। 20वां डिस्ट्रिक्ट हम शुरू करेंगे बच्चों। मानचित्र के ऊपर देखें तो मेवात डिस्ट्रिक्ट आपको ये नजर आएगा। ये आपका मेवात डिस्ट्रिक्ट है। जिसको 2016 के बाद हम नू के नाम से जानते हैं। मेवात के साथ मेरे बच्चों बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहा है? मेवात के साथ एक तो बॉर्डर शेयर कर रहा है ये, इसका नाम है पलवल, जो अगले जिले के रूप में पढ़ेंगे। एक इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ये ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट, इससे मेरे बच्चों ये अलग ही हुआ, नाम है इसका गुरुग्राम। एक इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ये, इसका नाम है रेवाड़ी। ठीक है। इस साइड मेरे बच्चों मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का नू के साथ सीमा बनाता है। और नीचे की तरफ हम बात करें तो अलवर और भरतपुर दोनों के दोनों मेवात के साथ सीमा बनाते हैं। बात करेंगे मेवात या नू की। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं लोकेशन की, स्थिति की। तो जब भी हम जिला पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी लोकेशन की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, और स्थिति हमेशा सेंटर से निकलती है। और हरियाणा के सेंटर में आके तुम मेवात की तरफ देखोगे तो आपको मेवात नजर आएगा दक्षिण पूर्व में। तो हरियाणा के साउथ ईस्ट या हरियाणा के दक्षिण पूर्व में। स्थित स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। अस्तित्व का मतलब है कि आज हम मेवात को जिले के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसका जिले के रूप में अस्तित्व कब आया? तो आप बोलेंगे 4-4-5। 4-4-5 का मतलब है मेरे बच्चों 4 अप्रैल 2005। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किससे अलग किया गया। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है कि ये गुरुग्राम और फरीदाबाद, अकेले गुरुग्राम से अलग नहीं हुआ है ये, गुरुग्राम और फरीदाबाद से इसे अलग किया गया। लेकिन यदि हमें दोनों में से एक को लेना हो आंसर के रूप में, तो बच्चों आप किसे लोगे? हम उसे लेंगे जिसने सबसे ज्यादा जमीन दी होगी। अब सबसे ज्यादा जमीन मेवात को किसने दी है? गुड़गांव ने। तो बच्चों हम गुड़गांव को सबसे पहले रखेंगे जब मेवात आपसे पूछा जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ। लेकिन यदि ऑप्शन में पेयर दे रखा है कि मेवात कौन से 2 जिलों से अलग हुआ, तो गुरुग्राम के साथ फरीदाबाद आपको ध्यान रखना है।
बच्चों बात करते हैं एरिया की और क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल है इसका 1507 स्क्वायर किलोमीटर। बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या का आधार क्या होगा? 2011 की जनगणना होगी। और 2011 की जनगणना 21 जिलों में हुई थी। तो बच्चों मेवात कैसा डिस्ट्रिक्ट रहा था? एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसकी पॉपुलेशन ना तो 10 लाख से कम थी और ना 15 लाख से ज्यादा थी। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने क्राइटेरिया फिक्स किया था कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में मेवात का नाम आया। जनसंख्या के बाद चर्चा करते हैं इसके पुराने नाम की। अब बच्चों नू को हम पहले क्या बोलते थे? मेवात। मेवात, ठीक है। तो 2016 में नाम मेरे बच्चों क्या कर दिया गया? नू। तो साल पूछेगा आपसे, कौन से साल इसका नाम बदला गया है? कब किया गया? 2016 में, ठीक है। लेकिन हम बात करें गठन के समय, यहां पर इसको जो जिला बनाने की घोषणा की गई थी ना, जिला बनाए जाने की घोषणा सत्यमेवपुरम के नाम से हुई थी बच्चों। 2 अक्टूबर 2004, इस नाम से, सत्यमेवपुरम के नाम से। और सत्यमेव जयते किसका प्रसिद्ध वाक्य था कि सत्य की हमेशा जीत होगी? महात्मा गांधी जी का। और महात्मा गांधी का जन्मदिन कब है? 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर 2004 को इस क्षेत्र में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की एक बहुत बड़ी रैली थी। और उस रैली में ओम प्रकाश चौटाला ने संबोधित करते हुए सारे मुसलमान भाइयों को बोला था कि आपका जो क्षेत्र गुड़गांव के साथ लगता क्षेत्र है, ये कभी इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र होना नहीं चाहिए था। गुड़गांव देखिएगा कैसे डे बाय डे आगे बढ़ रहा है, लेकिन गुड़गांव के साथ लगता क्षेत्र अब बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो गुड़गांव के साथ लगती जमीन ये गुड़गांव के बराबर नहीं तो कम से कम बच्चों इसको बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन ये सरकारों की नाकामियां रही हैं अलग अलग समय पर कि मेवात क्षेत्र के ऊपर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं आप मुसलमान भाइयों से एक वादा करता हूं कि 2005 के अंदर होने वाले इलेक्शन में यदि आपके वोटों की बदौलत मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता हूं, तो मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैं गुड़गांव और फरीदाबाद से इस मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र को अलग करते हुए एक जिला बनाऊंगा जो हरियाणा के अंदर 20वें जिले के रूप में आएगा। महात्मा गांधी की जयंती के दिन मैं ये घोषणा कर रहा हूं। और उनका बोलना था कि सत्य की हमेशा जीत होती है, उनका प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेवपुरम था। तो उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र का नाम मैं क्या रखूंगा? सत्यमेवपुरम रखूंगा। अब यहां पर बात एक ये आती है कि इन्होंने महात्मा गांधी को ही क्यों टारगेट किया कि इस क्षेत्र का नाम हम उनके प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते से सत्यमेवपुरम रखेंगे। तो मेरे बच्चों इसलिए टारगेट किया कि आज हरियाणा के अंदर जो ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र गुड़गांव के साथ, पलवल के साथ, रेवाड़ी के साथ टच होता है, सुख शांति से निवास कर रहा है, तो सिर्फ एक व्यक्ति की बदौलत, वो है महात्मा गांधी। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि देश का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना था, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था। और उस समय मेरे बच्चों यहां से मुसलमानों ने पलायन करना स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान से हिंदुओं ने पलायन करना स्टार्ट कर दिया था भारत की तरफ। नफरत एक दूसरे धर्म के लोगों के बीच भरी हुई थी। आमना सामना जब होता है तो बच्चों मारकाट मच जाती है, हिंसा बड़े स्तर पे फैल जाती है। और हिंसा जब बड़े स्तर पे फैल जाती है तो ये हिंसा वाली जो घटनाएं हैं महात्मा गांधी के सामने जब आती हैं, तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि जिस देश में मैं रहूंगा वहां हिंसा को स्थान नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अहिंसा के रास्ते पे चलते आया हूं। तो पाकिस्तान वालों का तो मेरे को
कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपना जो भारत है ये सिर्फ हिंदुओं का ही देश नहीं होगा, बाकी धर्म के लोग भी यहाँ सुख शांति से रह सकते हैं और बाकी धर्म के लोगों की सुरक्षा की गारंटी हिंदुओं से मैं लेता हूं। जब सुरक्षा की गारंटी दूसरे धर्मों को हिंदुओं से बच्चों मिल जाती है महात्मा गांधी की बदौलत, तो यह देश धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है? धर्मनिरपेक्ष। तो बच्चों सीधी सी बात है कि अपने हरियाणा के अंदर ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, यहां से भी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था? पलायन करना शुरू कर दिया था। और दिल्ली में आए महात्मा गांधी को जब इस बात का पता चलता है कि दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के गुड़गांव में एक बहुत बड़ा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है जिसे मेवात बहुत प्राचीन समय से बोला जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर मेव नाम की जाति के मुसलमान ज्यादा संख्या में निवास करते हैं और मेव जाति के मुसलमान ज्यादा संख्या में होने के कारण इस क्षेत्र का नाम मेरे बच्चों मेवात प्राचीन समय से ही बोला आ रहा है या बोला जा रहा है। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी को इस बात का पता चलता है तो महात्मा गांधी दिल्ली से उठ के मेरे बच्चों आजादी के बाद मेवात के एक गांव में आते हैं। उस गांव का नाम है गासेड़ा। कौन सा गांव है? गासेड़ा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कल की क्लास में मैं डिस्कस भी करूंगा कि ये कब आए थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो मेरे बच्चों महात्मा गांधी आजादी के बाद जब सबसे पहले गासेड़ा गांव में आते हैं और गासेड़ा गांव में आके लोगों को संबोधित करते हैं कि आप लोगों को हिंदुओं के डर के मारे अपनी जमीन छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे इस जमीन में पैदा हुए हैं, आपकी जमीन है, आप लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं, तो ऐसे ही सुख शांति से आप निवास कीजिएगा। और आपको यदि हिंदुओं से डर लगता है तो हिंदुओं से सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं, आपको कोई भी हिंदू परेशान नहीं करेगा। तो आप से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इस जमीन को छोड़ के पाकिस्तान मत जाइएगा, क्योंकि आपकी ये जमीन है, ये धर्मनिरपेक्ष देश घोषित हो चुका है, तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो मुसलमानों ने मेरे बच्चों महात्मा गांधी के बोलने पर यहीं पर बसे जाने का उन्होंने क्या किया था? फैसला किया था। और आज जो सुख शांति से मुसलमान बसे हुए हैं वो महात्मा गांधी की बदौलत इस मेवात क्षेत्र में बसे हुए हैं। तो महात्मा गांधी को ये किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो मेवात क्षेत्र है उस मेवात क्षेत्र के अंदर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और मुस्लिम आबादी वाले मेवात क्षेत्र में यदि आप जाके देखोगे तो आपको महात्मा गांधी का फोटो वहां के बहुत सारे घरों में टंगा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि भारत के हरियाणा के गुड़गांव के इस क्षेत्र में आज मुसलमान यदि सुख शांति से निवास कर रहे हैं तो वो महात्मा गांधी की बदौलत, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी देने वाला कौन था? महात्मा गांधी था। तो ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे प्यारे बच्चों मेवात के क्षेत्रों का दिल जीतने के लिए महात्मा गांधी का नाम लिया, क्योंकि वो महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं। और उन्हीं के प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते से इस क्षेत्र का नाम सत्यमेवपुरम करने की घोषणा की थी 2 अक्टूबर 2004 को। लेकिन बच्चों 2005 के अंदर सरकार बदल जाती है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार चली जाती है, कांग्रेस की सरकार आती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार मेरे बच्चों मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। तो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा किए गए वादे को तो पूरा किया, लेकिन उसका नाम सत्यमेवपुरम ना रख के क्या रख दिया था? मेवात रख दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये जिला बना था मेवात नाम से, घोषणा हुई थी सत्यमेवपुरम नाम से। समझ में आई बात या नहीं आई? और मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। घोषणा किसने की थी? ओम प्रकाश चौटाला ने। ठीक है बच्चों, अब 2016 में इसका नाम क्यों बदल दिया गया? 2016 में हरियाणा के सीएम कौन? मनोहर लाल खट्टर। अब खट्टर ने नाम क्यों बदला इसका? क्योंकि खट्टर के सामने समस्या ये थी कि 2016 में जितने भी जिले थे हरियाणा के अंदर, ठीक है, 2016 में जितने भी जिले थे हरियाणा में, उन जिलों के नाम पे हरियाणा में एक एक शहर भी था बच्चों। लेकिन 2016 में जब ये मेवात नाम का जिला खट्टर के सामने आया तो खट्टर ने बोला कि भाई साहब मेवात को छोड़ के जितने भी हरियाणा में जिले हैं उनके नाम पर तो शहर है। जैसे हिसार जिला है तो हिसार शहर में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फतेहाबाद जिला है तो फतेहाबाद शहर में तुम घूम सकते हो, सिरसा जिला है तो सिरसा शहर में घूम सकते हो, फरीदाबाद जिला है तो फरीदाबाद शहर में घूम सकते हो। लेकिन जब मेवात जिले की बात आती थी तो मेवात जिला जो है वो सिर्फ मेवात नाम था, मेवात नाम का शहर धरती के ऊपर ही नहीं है बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। तो खट्टर ने बोला
कि सिर्फ इसी जिले का नाम ऐसा है जिसके नाम पे शहर नहीं है, तो हम इस जिले का नाम भी शहर के नाम पे ही कर देते हैं। और मेवात क्षेत्र का एक शहर है नू, इसलिए मेरे बच्चों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका नाम किस शहर पे कर दिया, नू। आज जो तुम 22 जिलों के नाम लेते होंगे हरियाणा के अंदर, उन 22 जिलों के नाम पे हरियाणा में शहर भी है बच्चों, लेकिन मेवात जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्षेत्र है, कोई एक शहर का नाम नहीं है मेवात। मेवात पूरे के पूरे क्षेत्र का नाम है। बहुत सारे शहरों से मिलकर यह क्षेत्र बना जहां पर मेव जाति निवास करती आ रही है प्राचीन समय से ही, ठीक है। तो इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका नाम बदलने का फैसला किया और मेवात का नाम क्या कर दिया गया, नू कर दिया गया। कई ढक्कन तो ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि मेवात का नाम नू क्यों बदला है, ठीक है, बस रटते जा रहे हैं कि मेवात का नाम कर दिया नू। लॉजिक भी तो समझ लिया करो ना तुम लोग कि क्यों कर दिया है इसका नाम नू, ऐसा क्या कसूर था मेवात नाम में कि खट्टर ने मेरे बच्चों इसका नाम किया नू। तो चीजों को समझ के पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ाई करने में भी, और जब मजा आ जाएगा पढ़ाई करने में तो फिर तो सिलेक्शन मेरे भाई तुम लोगों की तरफ खींचा चलाएगा, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। शाम को मिलेंगे, मेवात डिस्ट्रिक्ट को ही कंप्लीट हम करेंगे कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए।